लूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक है, जिसमें हम भारत का संविधान देखेंगे। भारत के संविधान में संविधान की प्रस्तावना को देखेंगे। संविधान की प्रस्तावना में इसमें प्रश्न दिया गया है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? आपका आंसर हो जाएगा प्रस्तावना को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा है। के एम मुंशी ने इसे राजनीतिक जन्म पत्री कहा है, जबकि बी आर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। अगला प्रश्न है आपका, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। किससे प्रारंभ होती है? हम भारत के लोग से। हम भारत के लोग शब्दों से भारत की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग शब्दों से शुरू होती है। अतः भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है। इसका अर्थ है जनता सर्वशक्तिमान है और किसी ब्रह्म सत्ता के अधीन नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? चीन की क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर चीन की क्रांति, जो कि 1912 में हुई थी, का प्रभाव नहीं झलकता है। अगला प्रश्न है आपका, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है। भारत एक क्या है? प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ठीक है। मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? आपका आंसर हो जाएगा प्रस्तावना में। ठीक है। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों की झलक हमें संविधान की प्रस्तावना में मिलती है। प्रस्तावना के माध्यम से भारतीय संविधान का सार, अपेक्षाएं, उद्देश्य, उसका लक्ष्य तथा दर्शन प्रकट होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्दों को नहीं जोड़ा गया? किस शब्दों को नहीं जोड़ा गया? धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था, समाजवादी भी जोड़ा गया था, एकता और अखंडता भी जोड़ा गया था। गुट निरपेक्ष शब्द नहीं जोड़ा गया था। ठीक है। 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें गुट निरपेक्ष शब्द को नहीं जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता संविधान की प्रस्तावना में शामिल किए गए थे। उद्देशिका में केवल एक बार संशोधन किया गया है। प्रस्तावना को संविधान में कोई विधिक महत्व नहीं प्रदान किया गया था, किंतु केशवानंद भारत बनाम केरल राज्य AIR 1973 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अविनिर्धारित किया कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के भाग 4 के बाद एक नया अध्याय भाग 4A जोड़ा गया, जिसमें मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए उक्त शब्द जो है, हाँ ये बात सही है, 1976। हाँ, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्दों का उल्लेख मूल संविधान 26 जनवरी 1950 में नहीं था। उक्त शब्दों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए।
वर्तमान में ये शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग हैं। ठीक है। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्दों का उल्लेख मूल संविधान में नहीं था। ठीक है। उक्त शब्दों को 42वें संविधान संशोधन 1976 में संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए। वर्तमान में ये शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? लोकतांत्रिक गणतंत्र। ठीक है, लोकतांत्रिक गणतंत्र। भारतीय संविधान ने लोकतंत्र को अपनाया है। लोकतांत्रिक गणराज्य सरकार का वह रूप है जो गणतंत्र और लोकतंत्र से अपनाए गए सिद्धांतों पर काम करता है। कई देश जो अपने आधिकारिक नामों में लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द का उपयोग करते हैं, जैसे अल्जीरिया, कांगो किसासा, इथियोपिया, उत्तरी कोरिया, लाओस और नेपाल, ठीक है, को कई गैर लाभकारी संस्थाओं द्वारा अलोकतंत्रकारी माना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? किस रूप में स्वीकार किया गया है? राजनीतिक राजतंत्र के रूप में किया गया है, आर्थिक लोकतंत्र के रूप में किया गया है। प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में किया गया? राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक राजतंत्र सभी के रूप में किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को उपरोक्त तो सभी रूप में स्वीकार किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? जनता में। ठीक है। भारत के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित है।